नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज इस शो की शुरुआत मैं पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना के साथ कर रहा हूं, जो इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। महादेव भोलेनाथ हम सभी को स्वस्थ और सकुशल रखें। आज मैं खुद करीब 2 हफ्ते बाद आपके बीच आया हूं। 24 अप्रैल को मैं भी इस वायरस की चपेट में आ गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार के चलते अब पहले से काफी स्वस्थ हूं। आज इस कार्यक्रम का मकसद काफी अहम है, क्योंकि आज मैं आपसे वो अनुभव साझा करूंगा जो मैंने इस बीमारी के खिलाफ युद्ध के दौरान महसूस किए। मैं आपको उस तैयारी के बारे में भी बताना चाहता हूं जो मैंने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद की, और यकीन मानिए मैं खुद अपने अनुभव से कह रहा हूं कि बस कुछ बातों का ध्यान रखकर इस बीमारी को हराया जा सकता है। मन की मजबूती और हौसले के साथ इसे मात दी जा सकती है। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी इस वायरस की चपेट में आ गया था। आप में से कई लोग इस स्थिति का आज सामना कर रहे होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा अनुभव आपके काम आएगा। जब मेरे पास कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले मैंने अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव कर लिया। मैंने मन में ठान लिया कि मैं इस वायरस को हरा दूंगा। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने तक की मेरी यात्रा, मैंने और क्या क्या किया, किन बातों ने मुझे प्रभावित किया, मेरी दिनचर्या कैसी थी, किन खबरों ने मुझे झकझोर दिया, कुछ पल के लिए कहूं तो तोड़ दिया, कैसे मैंने अपने मन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और उस पर मैं कमजोर नहीं पड़ा। मैंने अपने 2 करीबी मित्रों को खो दिया। ये यात्रा भावनाओं से भरी थी और दिल में गुबार, सैलाब सब था। लेकिन मैं ये तमाम बातें आपको विस्तार से बताऊंगा। आज एक अंतराल के बाद मैं फिर से इस शो में वापस आया हूं, इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने खास तौर पर 3 बड़े मेहमानों को बुलाया है। ये सिर्फ नाम से ही बड़े नहीं हैं। कोरोना काल में के दौरान इन्होंने साबित किया है कि ये कर्म से भी कितने बड़े लोग हैं। इनका आचरण हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। अनुपम खेर, कुमार विश्वास और गौतम गंभीर आज मेरे साथ आर पार में लाइव होंगे। तो आज का ये शो आप जरूर देखिएगा अपने परिवार के साथ, क्योंकि तमाम नकारात्मक खबरों के बीच ये शो आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। और आज हमारे इस प्यारे देश को सकारात्मक सोच की, ऊर्जा की बेहद जरूरत है। पॉजिटिव से नेगेटिव तक की यात्रा, कोरोना को मात देने का मूल मंत्र। कोरोना से आंखों देखी। ये कोई खबर नहीं है, लेकिन कोरोना काल में ये जीवन का वो मूल मंत्र है जो लाखों कोरोना पीड़ितों में उम्मीद जगाएगा। आज इस शो पर हमने बार बार मंथन किया कि ये शो करें या नहीं, लेकिन फिर हमने तय किया कि ये शो कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे लाखों लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा। अमीश देवगन 24 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए। ये वो दौर था जब हर तरफ नकारात्मक खबरें आ रही थी। कोरोना के केस बढ़ रहे थे, दवाओं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स में बेड, सबकी कमी थी। एक एक करके लोग अपनों को खो रहे थे। इसी बीच 30 अप्रैल को जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना के देहांत की दुखद खबर आई। 7 मई को वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना से जूझते हुए निधन हो गया। ये सबको झकझोर देने वाला दौर था, लेकिन जरूरी ये था कि जहां तक संभव हो खुद संक्रमित होने के बावजूद लोगों की मदद की जाए। अमीश देवगन इसमें भी पीछे नहीं रहे। हालांकि इस महामारी के बीच बड़ी संख्या में कोरोना काल के गिद्ध भी सक्रिय हो गए। ये वो गिद्ध हैं
जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, ये भूल चुके थे कि जीवन में हर कर्म का हिसाब होता है। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण भी जल रही थी। बहुत बड़ी संख्या में नेता, अभिनेता, समाज सेवी कोरोना काल में तन मन धन से मानवता की सेवा में लगे हुए थे। सरकारें हर स्तर पर कमियों को दुरुस्त कर रही थी और साथ ही ये उम्मीद लगातार बढ़ रही थी कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। लेकिन कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव तक की इस यात्रा में कुछ नियम बेहद जरूरी है। खुद पर भरोसा रखना, डॉक्टरों के निर्देश का पालन करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, ये वो मंत्र हैं जो कोरोना काल में रामबाण हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, डर का ना होना बहादुरी नहीं है, डर पर विजय पाना बहादुरी है। तो आज आर पार में बहस नहीं होगी, बल्कि कोरोना पर विजय पाने वाला वो संवाद होगा जो इस वक्त देश के हर कोरोना पीड़ित के लिए संजीवनी है। और हमारे साथ वो दिग्गज चेहरे जुड़ेंगे जो इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में समर्पित हैं। तो अगले 1 घंटे देखिए कोरोना पर विजय वाला संवाद। कोरोना से मेरी आंखों देखी। और मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेरी सोच, वाकई मुझे बहुत सोच अपनी पॉजिटिव करनी पड़ी, क्योंकि बहुत जरूरी था। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी होती है कि आप बीमार से ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार संक्रमित हो गया था। इसलिए मैं सबसे पहले रुख करता हूं गौतम गंभीर का, जो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बात करने के लिए। गौतम गंभीर मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, सांसद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में कुमार विश्वास जुड़ेंगे, जो कि कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ जाने माने अभिनेता, मेरे दोस्त भी हैं, अनुपम खेर, वो भी जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले मैं गौतम गंभीर का रुख करता हूं, उनसे चर्चा करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद मैंने अपनी लड़ाई को कैसे लड़ा। लेकिन अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे पहले मेहमान गौतम गंभीर, जाने माने क्रिकेटर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गौतम गंभीर, आपका स्वागत है। एक दौर था जब आप खामोशी से रनों का अंबार लगाते थे, और अब यह दौर है जिसमें आप खामोशी से लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना की वजह से लोग परेशान भी हैं, और नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं वो लोगों के दिलों में डर, खौफ घर कर रहा है। देखिए, एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा लिखा, और यही वक्त है कि दिल्ली की जनता, जो भी मैंने किया अपने पहले प्रोफेशन में जब क्रिकेट खेलता था, वो दिल्ली की बदौलत ही किया। जो भी देश के लिए किया, जितना भी देश का नाम रोशन किया, वो दिल्ली की बदौलत ही किया। तो ये वक्त है कि आप अगर दिल्ली को किसी भी तरीके से कुछ वापस दे सकते हैं तो इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। और दिल्ली के लोगों की अगर आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि असली नेशनलिज्म यही है। अगर आप किसी चीज को नेशनलिज्म कहते हैं तो यही वक्त है अपना नेशनलिज्म, अपनी देशभक्ति दिखाने का अपने लोगों की तरफ। तो इसलिए ना कोई याद दिए, ना कोई याद देना चाहता हूँ, सिर्फ सच्ची नीयत से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर, और मेरा एक और मानना है कि अगर इस वक्त पे अगर आप 5 लोगों की भी जिंदगी बचा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, तो उससे बड़ी अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। इससे बड़ी अचीवमेंट। बहुत आपने उम्दा बात करी कि इस समय अगर आप 5 लोगों का भी जीवन बचा ले, मैं तो थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, मैं कहता हूं अगर 2 व्यक्तियों का, 1 व्यक्ति का भी आप जीवन बचा लें, उसकी मदद कर पाएं तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन गंभीर साहब, क्योंकि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, 20 दिन बाद लगभग मैंने खुद स्टूडियो में वापसी करी। आज पहला दिन है कि जब मैं पहली बार एक कार्यक्रम को कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं, आखिरकार इस दौर के अंदर नेगेटिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। नेगेटिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डर होता है अस्पताल नहीं मिलेगा, डर होता है दवाई नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं आप लोगों तक फेबीफ्लू भी पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों में डर है। हर कोई गौतम गंभीर से संपर्क नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी चुनी हुई सरकार दिल्ली में आए या किसी और राज्य में आए, उसको कम से कम दिल्ली
लोगों की सेवा, लोगों के लिए काम करना चाहिए, सही जगह पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक के लिए हमारे को हमेशा तैयार रहना चाहिए था। ये सारा जो आप देख रहे हैं पैंडेमिक, ये इस साल का नहीं है, पिछले साल से शुरू हुआ। तो जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो पैनिक तो क्रिएट हो गई और लोगों का डर भी होगा। और सबसे ज्यादा खराब चीज ये है कि जब हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, आज अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है आईसीयू बेड्स की या वेंटिलेटर्स की, अगर वो हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? तो फिर अब सबसे ज्यादा आप अपने आप को एक सवाल मेरे मन में आता था जब मैं खुद अब कोविड के साथ था। मैं आपके ट्वीट्स लगातार देखता था, आप हो गए, कुमार विश्वास हो गए, अनुपम खेर हो गए, सोनू सूद हो गए, इन सबको मैं देख रहा था किस तरह से आप लोग मदद कर रहे थे। या फिर इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन साहब हो गए, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेस कम हैं, उम्मीद ज्यादा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप मैनेज कैसे करते हैं? कोई आपके साथ आपकी टीम लगी हुई है या फिर आप ये सब चीजें अपने बूते पे मैनेज करते हैं? और कुछ लोगों की अगर आप मदद नहीं कर पाते तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, पहले तो मैं जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अकेले आप सब लोगों की सेवा या सब लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, जी, चाहे वो कोई भी हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जिन जिन का भी आपने नाम लिया। दूसरी चीज ये है कि अकेले शुरुआत जरूर करते हैं, लेकिन जब आप सच्ची नियत से शुरू करते हैं तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी ने मेरी फाउंडेशन में डोनेट किया, बाकी बहुत इंडिविजुअल डोनर्स ने भी डोनेट किया। लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी, फैबीफ्लू बांटने की शुरुआत करी थी, वो अपने खुद पैसे से करी थी। जब हमने फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे थे, वो भी अपनी जेब से खरीदे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे थे, वो भी अपनी जेब से खरीदे थे। लेकिन जब आप लोगों के बीच में सच्ची नियत के साथ जाते हैं तो अच्छे लोगों की इस देश में कमी नहीं है। चाहिए लोगों को अपनी जान से, लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, तो जिंदगी बचाना जरूरी है। सियासत के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। इंसानियत, इस वक्त पे इंसानियत की जरूरत है। एक इंसान को दूसरे इंसान की जिंदगी बचाने की जरूरत है, उसकी सेवा करने की जरूरत है, उसकी मदद करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ आप जैसे लोग हैं, एक तरफ अनुपम खेर जैसे लोग हैं, एक तरफ कुमार विश्वास जैसे लोग हैं, श्रीनिवासन साहब जैसे लोग हैं, और भी बड़े सारे लोग हैं। शलभ त्रिपाठी का मैं नाम लेना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं। बहुत लोगों की वो मदद कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो भी लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की नकली दवाइयां दे रहे हैं। कितने बड़ी दुख की बात है कि इस दौर में जब मानवता पर सबसे बड़ा घात हुआ है, हम में से ही हैं तो हैं वो लोग जो कालाबाजारी करते हैं दवाइयों की, जो नकली दवाएं देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए गौतम गंभीर दवाई खरीदी, रेमडेसिविर खरीदी, और वो नकली निकली। उसने ज्यादा पैसे लेके निकली, लेकिन खरीदी, लेकिन नकली निकली। क्या कहना चाहते हैं उन कालाबाजारियों पर? क्या आपको लगता नहीं है उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए? इट इज अ नीड ऑफ द आवर। और मैं दिल से कह रहा हूं आपसे ये बात। मैं भी आपको दिल से ही जवाब दूंगा, जिस दिल से आपने सवाल पूछा कि सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की नहीं, जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे या फिर कॉन्सेंट्रेटर्स की होर्डिंग करी या फिर किसी भी तरीके से उनको ब्लैक में बेचा, इस वक्त पे पैसा कमाने की कोशिश करी, और जो डुप्लीकेट रेमडेसिविर आप इंजेक्शन की बात करें, वो तो वो तो हत्या, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात बोली कि कैपिटल पनिशमेंट, एब्सोल्युटली उनके ऊपर मर्डर का चार्ज होना चाहिए। इनफैक्ट जो होर्डिंग भी करते हैं, इनफैक्ट जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी है किसी भी तरीके के इस वक्त पे, सबके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे बात करें इंसानियत, जिस वक्त देश इतनी मुश्किल परिस्थिति से जूझ रहा है, उस वक्त पे भी अगर आप इंसानियत नहीं दिखाओगे तो फिर आप अपने आप को हिंदुस्तानी किससे कहोगे? सिर्फ नेशनल एंथम पे खड़े होने के लिए आप हिंदुस्तानी नहीं हो, या फिर भारत माता की जय बोलने के लिए हिंदुस्तानी नहीं हो। ये वक्त है जब आप किसी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो भी व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो असली हिंदुस्तानी है। तो जो आपने बात बोली, जिन्होंने भी इस तरीके के काम किए, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, डुप्लीकेट इंजेक्शन हो गए, किसी भी तरीके की कैपिटल पनिशमेंट, उनको सबसे ज्यादा बड़ा, उनको इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस दौर के अंदर ये भी देखा कि राजनीतिकरण भी बहुत हुआ। जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया या फिर पैनिक मोड में सब कुछ हुआ,
उसको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जब कोविड पॉजिटिव था तो मैं महसूस कर रहा था, मैं न्यूज़ को देखता था और अपने रिपोर्टर्स से भी बात करता था, तो मैं एक चीज़ को ज़रूर महसूस कर रहा था, जो भी व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी आती थी, क्योंकि ज़्यादा तो संवाद आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती है। लेकिन मैं देखता था कि जिस तरह से ये बोला गया कि ऑक्सीजन की हर जगह कमी हो रही है, जिस तरह से ये कहा गया कि ये समस्या बड़ी अब विकराल हो गई है, क्या आपको लगता नहीं है कि उससे भी पैनिक फैला? क्या आपको लगता नहीं है कि वो अवॉइड हो सकता था? ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी से तो पैनिक फैला, और ऑक्सीजन की कमी थी भी दिल्ली में। और उससे ज्यादा बड़ी कमी थी कि आपके पास बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल में। आप इमेजिन करिए कि जिन लोगों को बेड्स नहीं मिले हो, जिनको ऑक्सीजन ना मिली हो, जिनको ये बोला गया हो कि हमारे पास हर चीज, हमारे पास 5,000 बेड अवेलेबल है, और अगले दिन आके आप ये बोले कि हमारे पास एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि पिछले साल जब कोविड आया था, उस साल से ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें आपके पास पूरा एक साल का वक्त था अपने आप को प्रिपेयर करने का, स्टैंड बाय पे चीजें रखने का, एज अ बैकअप रखने का। एक साल में हमने क्या किया, दिल्ली में हमने क्या किया, उसका जवाब किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। और देगा कौन? मुख्यमंत्री तो देंगे, वो छठा साल है उनका। क्योंकि मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहता, लेकिन ये तो पूरे देश में हुआ। हमने उत्तर प्रदेश में भी कमी देखी, हमने एमपी में भी कमी देखी, हमने बिहार में की स्थिति तो देखी है, और आज एक दृश्य आया जो कि डराने वाला है कि गंगा के तट के ऊपर शव तैर रहे हैं। अब इसकी जानकारी नहीं है वो शव कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सरकार को जितना तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए था वो नहीं रह पाई। इससे आप एग्री करेंगे? हर सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा। मैं कोई यहाँ पर आपसे ये नहीं बोलूंगा कि हमारी सरकार ने अच्छा किया, दूसरी सरकार ने खराब किया, तीसरी सरकार ने, क्योंकि सच्चाई ये है कि एज ए नेशन शायद हमारे को और बेहतर तरीके से हम तैयारी कर सकते थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्लेम, हर चीज सेंटर पे ब्लेम डालना, हर चीज सिर्फ मोदी जी पे ब्लेम डालना या फिर बीजेपी पे ब्लेम डालना भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कितने समय से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। पहले जब वैक्सीनेशन आई तो तब भी उस पर राजनीति की गई। उसके बाद अब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके बाद आप कहते हैं कि अब ये वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दीजिए, जो प्रोडक्शन है बहुत कम हुई है। कौन सा ऐसा वक्त आएगा इस देश में जब हम सब मिलकर एक मेरी सलाह है तमाम नेताओं को, इसको कोई पर्सनली ना ले, कि सत्य बोले, हम सच बोले, सच बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी के लिए, और यही इसी का नाम है राजनीति। राजनीति कोई और चीज, राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का नाम नहीं है। और राजनीति का मतलब है लोगों की सेवा करना, और सच्चाई से सेवा करना, झूठ बोल के नहीं, झूठे वायदे दे के नहीं। क्योंकि सबसे खराब अगर किसी तरीके की राजनीति है तो लोगों के सपनों के साथ खेलना, लोगों को बहका के वोट मांगना। सच बोलिए, जितना डिलीवर कर सकते हैं उतना ही बोलिए। एक सवाल मेरा आखिर में आपसे यही है कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस समय बड़े सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, जो लोगों के परिवार में कोई लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे जो इस समय समस्या से जूझ भी रहे हैं, उनको कैसे पॉजिटिव रहने की आप सलाह देंगे? और इस दौर में आप कैसे पॉजिटिव रह पाते हैं? अगर आप उस चीज को शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ इस समय। देखिए, मैंने आपको जैसे बोला, मैं पॉजिटिव ऐसे रह पाता हूँ, बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी है बाहर, नो डाउट। आप अगर जहां पर भी देख लीजिए, या तो आपको फोन आते हैं बेड के लिए, या फिर आपको कोई ऐसे फोन आते हैं कि जहां पर आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप एक व्यक्ति की भी दिन में मदद कर देते हैं, उसकी जिंदगी बचा पाते हैं, तो रात को आप एक चैन की नींद सो सकते हैं कि आपने एटलीस्ट एक परिवार को खत्म होने से बचाया। एक चीज और मैं चाहूंगा गौतम गंभीर, आप कड़ी फटकार लगाते हुए लोगों को बोले, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, कि अपने घरों से बाहर मास्क लगा के निकलिए। बिना मास्क के निकलेंगे तो यमराज को आमंत्रित करेंगे आप लोग। बोलिए गौतम गंभीर, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अभी भी हम लोगों को देखते हैं वो लापरवाह होते हैं, बालकनियों में अपनी बिना मास्क के चले जाते हैं, सीढ़ियों में बिना मास्क के क्रॉस करते हैं, गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैं इसे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। आप अपने घर से तभी निकलिए जब आपको जरूरत है, और जरूरी नहीं अभी घर से बाहर निकलना और सिर्फ ये कहना, अरे मैं पिछले 15 दिन से घर में बैठा हूं तो चलो एक चक्कर ही काटने चला गया, या फिर एक ड्राइव पे चला गया। हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि मैं भी आप लोगों को हाथ जोड़ रहा हूं, घर पे रहिए, जरूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। गौतम गंभीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सकारात्मक संवाद के लिए, देश की जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच आज के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो ये थी गौतम गंभीर से बात। लेकिन गौतम गंभीर के पास से हमने बात करी, लेकिन अब मेरे साथ कुमार विश्वास है। कुमार विश्वास, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम आपके पीछे देख रहे हैं कि शाम ढल रही है, लेकिन जी, मैं गांव में हूं जी, आप गांव में हैं और गांव की परिस्थिति खराब भी है। हम सब जानते हैं कि इस समय महामारी के इस दौर में शहर में तो ट्विटर भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें तो पता ही नहीं है ये बीमारी कैसी है। मैंने अभी पिछले 5 दिन पहले हमेशा एक चैनल को बोला था, और मैं लगातार अपने फेसबुक ट्विटर पे लिख रहा हूं कि गांव के बारे में सचेत हो जाइए। गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इसीलिए हमने 4 दिन पहले गांवों में एक कोविड केयर किट बनाकर वितरित करना प्रारंभ किया है। और सौभाग्य है हमारा समय अच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कुछ लोगों ने पैरासीटामोल भेजी है, कुछ ने मास्क भेजे हैं। हम एक कोविड केयर किट बना रहे हैं जिसमें WHO और एम्स की गाइडलाइन सरल हिंदी में चित्रों के माध्यम से छपी हुई है कि क्या क्या लें। और मुझे अच्छा लगेगा आपको सूचित करते हुए कि मैं जहां हूं, आसपास के बहुत सारे प्रधानों को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, और सबने वहां कम्युनिटी सेंटर्स में या वहां जो स्कूल है उसमें पूरे गांव से मांग के खाटें बिछवाई हैं, कपड़े बिछवाए हैं, अनाज रखवाया है, और आइसोलेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। वहां हमने हर गांव में एक 5 लीटर का या 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। उस एक कोविड केयर किट में 30 मास्क हैं, एक थर्मामीटर है, एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने का एक ऑक्सीमीटर है, और जो 10 दिन की दवा होती है, जो आपको लेनी है वो सारी दवा उसके अंदर जिंक है, कैल्शियम है, आइवरमेक्टिन है, और एजिथ्रोमाइसिन है, और डोलो या पैरासीटामोल है, और उसमें लिखा हुआ है कौन सी कब लेनी है। तो अल्टीमेटली अगर ये कोविड केयर किट ही हम सारे लोग जितने भी हैं वो आप कहीं भी किसी वेंडर से कह के बनवा सकते हैं, एक लिफाफे में डाल के रखवा सकते हैं। अगर गांवों के पास ये भी होगा तो हम बहुत बड़ी कैजुअलिटी बचा सकेंगे। और इसके लिए मैं बार बार 5 दिन से लोगों से कह रहा हूं, अब थोड़ी सी जागृति आई है, और अगले कुछ दिन कुछ मत करिएगा। केवल अपने आसपास के गांवों में 50-50, 100-100 का बहुत थोड़े में बन जाती है। 400 रुपए में पूरा कोविड केयर किट बन जाता है, और उसके ऊपर अगर आप उसमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगा दो 50 के ऊपर, तो आप 1000-1500 रुपए में टोटल काम कर देते हो। तो अगर आप किसी का मन है कि वो 5 कर सकता है तो 5 करे, 10 कर सकता है 10 करे, 100 कर सकता है तो 100 करे। तो हम तो अभी लगातार गांवों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मैं आसपास के 100-200 गांवों में ये कोविड केयर सेंटर बनवा दूं। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है ये, और ये जो आपने जिस सोच के तहत ये किया है वो भी बहुत उम्दा सोच है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव तक हम जरूर पहुंचे। महत्वपूर्ण ये है, जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था कुमार भाई, तो मैं देख रहा था किस तरह से लोग मदद कर रहे थे, चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो शलभमणि त्रिपाठी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। मैंने देखा किस तरह से, और मैं कई लोगों के नाम भी नहीं यहाँ पे ले पा रहा, बहुत से लोग हैं हमारे कई मीडिया के साथी हैं जो बहुत मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुमार विश्वास साहब कि आदमी बीमार होता है और उसे पता है उसको किस तरह की बीमारी है, उसे पता है उसको किस तरह की तकलीफ है, लेकिन जो सोच है वो बड़ी नकारात्मक कई बार हो जाती है। तो उस सोच की वजह से वो बीमारी और बड़ी लगने लगती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेश, हमने क्या किया, हमने अपने सारे जितने परिचित डॉक्टर्स थे या जो परिचित नहीं थे उनके लिए कॉल दी, और हमें खुशी हुई कि लगभग इससे 70-72 डॉक्टर्स का पैनल आजकल मेरी टीम के पास है, जिसे मैं एक्सटेंड करके 200-300 डॉक्टर्स कर दूंगा। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो सामान्य हॉस्पिटल्स में हैं। इसमें अमेरिका में और लंदन में बैठे डॉक्टर्स भी हैं। अमेरिका की एक डॉक्टर है जिन्होंने वहां 10 डॉक्टर्स का एक वो ग्रुप बनाया है जो रात के समय चीजों को देखता है। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें बाकी हर तरह के डॉक्टर्स हैं। इनको एक सामान्य रूप से हमने एनरोल किया है, और एक दिन में 10 कॉल कम से कम हम इन्हें देते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर 100 का हम सैंपल लें कि 100 लोगों को डॉक्टर्स ने कॉल की, तो जो 100 लोग पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि मुझे बेड चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, उनमें से लगभग 75 लोग अगले 3-4 दिन में घर में ही ठीक हो जाते हैं। देखिए, भरोसे से बड़ी कोई बिल्कुल यहाँ पर इस मोड़ पे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार कुमार विश्वास सब कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप घर में ठीक हो सकते हैं। मैं खुद घर में ठीक हुआ हूं, मैंने दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर डॉक्टर से घर में मैं खुद ठीक हुआ हूं। कुमार विश्वास बोलिए। इसमें मरीज को या जिसको कोरोना हुआ है उसको ये भरोसा मिलना चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा विश्वास रूपिण। शुरू में गोस्वामी जी वंदना करते हुए जब कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास,
अगर ये हो जाए कि मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है, मेरी संस्थान खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं। मेरा एक मित्र है, वो परिचित पुराना मित्र था, अचानक मुझे पता चला 6 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे कॉल किया, हाँफ रहा था, और मैंने कहा मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, अभी अस्पताल कराता हूँ, अभी एम्बुलेंस आती है, अभी ऑक्सीजन करता हूँ। और आज मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, वो घर लौट के आया कि साहब ये बच नहीं सकता था, ये बचा है, क्योंकि उसको लग गया कि यार कुमार है, सब कर लेगा। और अगर ऐसा भरोसा एक सामान्य कवि, जो ना, जैसे मुझे एक कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई ना आप मंत्री हो, ना आप सांसद हो, ना विधायक हो, ना मेरे अधिकारी हो, मैं क्यों सुनूं आपकी। अगर एक सामान्य कवि कर सकता है, सामान्य लोग कर सकते हैं, तो ये सारे मंत्री, ये सारे विधायक, ये सारे मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये अगर रीच आउट करें लोगों से, अगर ये बार बार आके बोलें कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत करिए, हम भी पूरा काम नहीं कर पाते हमेशा। जैसा अभी गौतम कह रहे थे, हमको रात को कई बार बड़े दुख के साथ सोना पड़ता है, सुबह उठ के खराब खबर के साथ उठते हैं, मूड खराब हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन फिर काम पे लगते हैं कि चलो इसका तो नहीं बचा पाए, चलो 2 के लिए लगते हैं, चलो 5 के लिए लगते हैं, और खराब खराब सूचनाएं आती हैं। 8 महीने की गर्भवती बच्ची को नहीं बचा पाए, 2 जाने एक साथ चली गई, रो पड़े, अकेले रोए हैं, बहुत बहुत बेबसी अनुभव हुई है। फिर दूसरी जगह लगते हैं कि नहीं यार, उसको अस्पताल दिला दो, उसको ये कर दो, उसके लिए पहुंचा दो। तो ये तो युद्ध है, इसमें तो सबको जुटना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य नहीं, आपका हैशटैग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जो अपना हैशटैग देते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था, लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। जिस दिन रोहित सरदाना की अचानक देहांत हो गया, मुझे लगता है कि, या फिर शेष जी का देहांत हो गया, शेष जी को पूरी उपचार का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। प्लाज्मा थेरेपी तक देने का प्रयास हुआ, लेकिन वो नहीं बच पाए। रोहित सरदाना यंग एंकर, यंग जर्नलिस्ट, और 42 साल की उम्र में उनको भगवान के पास जाना पड़ा। यकीन मानिए उस दिन तो दिल बैठ सा गया था, और मैं अकेले कमरे के अंदर खूब मेरे आंसू निकले, और आंसू निकलने के बाद एक ही बात निकली कि आखिरकार क्यों मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार, क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है, विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां कहां गलत हुए हैं जीवन के अंदर, ये सोचना पड़ेगा। कुमार विश्वास। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत बेहूदगी के तर्क देखता हूं दोनों पक्षों के, और मुझे अपने एक बहुत ही प्रिय मित्रों को डांटना पड़ा है फोन पे। कुछ जो सरकारों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम बोले कि नहीं नहीं सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ जो सरकारों के खिलाफ लोग हैं, वो इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि सरकारें अपदस्थ की जा सकें, शासक के प्रति घृणा पैदा की जा सके। मेरा दोनों से ही कहना है कि आपने दोनों ने हमें निराश किया है। अब अगर जनता एक दूसरे के साथ काम कर रही है, रेड क्रॉस एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम कर रहे हैं, तो हमारा काम डिस्टर्ब मत करिए। देखिए, जब युद्ध चलता है तो सेनापति ने गलत व्यूह रचना बनाई थी, रसद गलत पहुंची थी, इस पे उस समय चर्चा करनी ठीक नहीं होती। एक सैनिक का काम होता है कि वो उस समय लड़े। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर पार्टियां ये कह सकती हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, प्रधानों के पास घुस जाती हैं, गांव गांव घुस जाती हैं, अपना एक वोट नहीं जाने देती, अपना जो पोलिंग बूथ मैनेजर होता है, मैंने भी बनाए पोलिंग बूथ वाले, मैंने जब चुनाव लड़वाए 3-3 दिल्ली में, तब मैंने बनाए थे। अगर उनसे कहती है बेटा एक भी वोट जाने नहीं चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं से ये कैसे नहीं कह सकते कि एक भी मरीज बीमार नहीं पड़ना चाहिए, एक भी मरीज उपचार के बिना नहीं रहना चाहिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे कॉल ना जाए, भरोसा ना जाए। ये कहां कहां की आपकी नेतृत्व क्षमताएं हैं। लेकिन अब चूंकि वो है नहीं और लोग गायब हैं सिरे से, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने अगर लड़ेंगे जीतेंगे हमारा हैशटैग देखा हो, तो हमारी टीम जो ऑफिस ऑफ कुमार विश्वास है, वो एक बात और लिखती है, ना मैदान छोड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे, हम लगातार लड़ेंगे। हमारे पास साधन कम है, हमारे पास ऑक्सीमीटर कम है, दवाएं कम है, मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मैं अपने जो पुराने दोस्त हैं, जो रईस हैं, जो अच्छे हैं, जिनके पास है, उनको फोन कर करके कह रहा हूं, भाई तू 100 किट दे दे, तू 50 किट दे दे, 40 किट दे दे। लोग ले भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम संयुक्त होकर लड़ेंगे तो हम इससे पटक लेंगे। जून तक जाने नहीं देंगे, उससे पहले इस कोरोना को पटक लेंगे। जी देखिए, बड़ी पॉजिटिव बात आपने अभी कही। बातों बातों में शायद आपको रियलाइज भी नहीं बोला कि हम जून तक इस कोविड को पटक देंगे। देखिए, ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये लोग सिरे के उस पार और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेरी टीम मुझे बता रही है, बहुत से लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे इस समय ये लाइव आ रहा है, बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जरूर कुमार विश्वास से इस बात को जरूर पूछेगा। और आपने उसका जवाब दिया भी अपने तरीके से कि जब आप लोगों की मदद नहीं कर पाते,
जब आप अगले दिन, जैसे अभी आपने बोला, सुनते हैं कि वो नहीं रहा, तो मन दुखी जरूर होता होगा, लेकिन वो क्या ऐसी सोच है जो आपको कहती है कि कल दोबारा उठ, तू कल हारा है लेकिन दोबारा उठ, आज तू जीत जाएगा? वो ऐसी कौन सा आत्मबल है, वो कौन सी सोच है? युद्ध में कभी भी आपके आसपास जो सैनिक मर के गिरता है, जो लड़ता हुआ गिरता है, उसके प्रति शोक मनाने का समय करना महारथियों को शोभा नहीं देता। ये युद्ध के बाद का काम है, जब युद्ध हो जाए तब आप गिनती करें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे आसपास के इतने मेरे प्रिय लोग गए हैं जिनके लिए मैं अच्छी सी एक श्रद्धांजलि नहीं लिख पाया। रोहित आपका भी दोस्त था, मेरे लिए छोटे भाई जैसा है जी। और प्रमिला और वो बच्चियां, वो मेरे लिए भी मेरी भतीजियां जैसी हैं। मैं उसके लिए अच्छा नहीं लिख पाया। शेष भाई से हमारी कितने वैचारिक मतभेद होते थे, कितनी बहसें होती रही हैं। हम साथ पैनल में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, सारे चैनल्स पे बैठे हैं, मैं शेष भाई पे नहीं लिख पाया। डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे गुरु कोरोना ने खाए, मैं उन पे नहीं लिख पाया। तो मुझे लगता है कि ये सब मैं बाद में देख लूंगा। अभी सुदूर वहां गाजीपुर में एक लड़की का मैसेज आता है अचानक कि मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ सर और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा और मेरे पति को दिवंगत हो चुके हैं। तो मेरे को ध्यान आता है मैं किसको फोन करूं। तो मैं गाजीपुर के लिए कृपा भैया को फोन करता हूं बंबई में कि आप गाजीपुर के प्लीज देख लीजिए। मैं रवि किशन को फोन करता हूं कि रवि यार तू गाजीपुर के पास तेरा गांव है, तू जरा देख ले। मैं वहां के कलेक्टर को फोन करता हूं, वो कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है, वो कहता है अच्छा मैं देखता हूं। और फिर मुझे अगले दिन पता चलता है कि वो बिटिया ठीक है, उसका गर्भस्थ शिशु भी ठीक है। तो मैं बड़े आराम के साथ बहुत प्रसन्न होकर कहता हूँ चलो ये काम हुआ, अब आगे चलो। तो आपसे सबसे कहता हूँ हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी है। हमारे घर का एक आदमी बिना पैरों में चप्पल डाले हुए एक अकेला उत्तरीय पहने हुए दक्षिण तक पहुंचा और उसने जाके दुनिया के सबसे अहंकारी को घर में घुस के मारा था। ये कोरोना तो बहुत छोटा विषाणु है, इसे हमारा आत्मबल मार लेगा। और जो लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे कहता हूं कि रामचरितमानस में विभीषण और राम का संवाद पढ़े युद्ध कांड में, और देखें कि भगवान कैसे कहते हैं कि साधन की आवश्यकता नहीं है, अंदर के आत्मबल की आवश्यकता है। अगर आप लक्ष्मण रेखा के उस पार खड़े रहे तो आपकी सांसों की सीता को कोरोना रूपक रावण नहीं हरण कर पाएगा, अगर आपने अनुशासन का पालन किया। और उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाए तो अब भी हम नल नील के माध्यम से, हम अपने बंदरों के माध्यम से, अपने हनुमान के माध्यम से, अपने जंगलों के माध्यम से अपने प्राण रूपी सीता को उस राक्षस के पंजे से छुड़ा के लाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और संकल्प है और आप सबको दोहराना चाहिए। जी निश्चित तौर पर। लेकिन कुमार विश्वास, में एक बात पे जरूर आपसे बात करना चाहता हूं। कोरोना काल में कुछ गिद्ध हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नकली दवाएं दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में छुपा के बैठे हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं 20-20 हजार रुपए में खरीद कर और 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों के बारे में? क्योंकि एक तो अगर हम बात करते हैं रामायण महाभारत की, अगर हम उस युग की बात करते हैं तो हमें पता है कौन दुश्मन था, कौन गलत रास्ते पे चल रहा था। लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग तो इंसानियत के भी दुश्मन है, जो नकली दवाएं बना रहे हैं, जो किसी की जान बचती हो उसको रोकते हैं। ये सदा से हैं और मैं समाज से सदा कहता हूं कि आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना प्रारंभ करिए। भगत सिंह की फांसी की सजा में जिन लोगों ने गवाही दी थी, उन 3 भारतीयों की पूरी संततियां और वो भारतीय इस देश में आदर पाया उन्होंने मुझे कहते हुए शर्म आती है कि उन्होंने सदनों में जगह बनाई, उनके परिवार ने बड़ा यश लिया। तो हम तो पहले से गद्दारों की और देशभक्तों की गिनती करते नहीं है, तो आप इनकी भी गिनती करके रखिए। और ध्यान रखिए, जब आप समाज में गलती को माफ कर देते हैं, जब आप एक भ्रष्ट और बेईमान और एक्सपोज हुए नेता को वोट देते हैं, जब आप उसे दोबारा निर्वाचित कर देते हैं। आज ये नेता घर में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चे विदेश में भेज दिए, मुझे पता है किस किसने अपने चार्टर प्लेन से भेजे, आपको भी पता होगा, आप पत्रकारिता में हैं। लुटियंस के कौन कौन सी कोठियां खाली हो गई हैं, ये आपको भी पता होगा, इस देश को मझधार में छोड़ के जिन्होंने अपनी पुत्र वधुएं भेज दी हैं, अपने बच्चे भेज दिए हैं। इनके चेहरे पहचानिए। और ये इसीलिए बैठे हुए कि इन्हें पता है कि आप भूल जाएंगे, इन्हें पता है कि आप भूल जाएंगे। और मैं आज भी देखता हूं, घर का आदमी परेशान है, बेड नहीं मिल रहा है, मर गए, फिर भी पार्टियों को बचा रहे हैं, फिर भी अपनी अपनी पार्टियों की चाटने में लगे हुए हैं। अरे भाई, सांसों पे बनाइए, अब तो भक्ति छोड़ दीजिए, अब तो मान जाइए भैया। पहले तो अपना घर बचाइए, अपना मोहल्ला बचाइए, अपना समाज बचाइए, सच बात। उसके बाद तय कर लेना। तो मैं सबसे, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, उनसे कहता हूं, दुश्मन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके खंजर घोंप रहा है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग सिलेंडर जमा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि लकड़ियां भी जमा कर लें, क्योंकि शमशान में भी वेटिंग है। तुम्हारे जैसे कर्म है, शायद तुम्हें काम भी आ सकती हैं, वो ईश्वर ना करेगा भी तुम्हारे काम आए। ये तो नीचता की हद है। लेकिन हर तरह के लोग हैं अमिश, दूसरे को मारकर खाइए विकृति है, आप खाएं अपना, मैं खाऊं अपना, ये प्रकृति है। लेकिन आप खा सकें इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। तो अगर आप जरा भी कल्चर्ड हैं, जरा भी सांस्कृतिक हैं और जरा भी दम्भ भरते हैं कि भारतीय हैं, तो थोड़ी शर्म करिए और थोड़ा हाथ बढ़ाइए लोगों की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आज के इस दिन जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, देश को अपनी बात कहने के लिए।
बहुत मेरे साथ अब अनुपम खेर जुड़ रहे हैं। मैं अनुपम खेर का रुख करता हूं। अनुपम खेर, जी स्वागत है नमस्कार, आपका। कैसे हैं अमीश? स्वागत। नाइस टू हैव यू बैक शो पर। आप स्वस्थ हो गए, मुझे पहले तो उसकी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि आपका सेहत जो है आपकी हमेशा ठीक रहे। आपके पीछे लिखा हुआ है हील इंडिया, और अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि इंडिया जल्द से जल्द स्वस्थ हो, बड़ा जरूरी है, और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनुपम खेर, आज आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि इस दौर में हम चाहते हैं हमारे नेता में ईमानदार हो, हम चाहते हैं कि हमारे अफसर ईमानदार हों, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जैसे ही लोग, हमारे और आप जैसे ही लोग बेईमानी कर जाते हैं, और बेईमानी इसलिए कर जाते हैं जब हम माफ करते हैं उन लोगों को जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत दवाएं, फर्जी दवाएं दे देते हैं। मैं आपके शो पे आने से पहले जब वेट कर रहा था, मैं कुमार विश्वास, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी बातें सुन रहा था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात का जवाब दिया। जैसे कि दुनिया में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे लोग बहुत कम हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बुरे लोगों को हर मौके पर हर परेशान लोगों को और बुरा महसूस कराना और परेशान करना अच्छा लगता है। पर जैसा कि कुमार साहब ने कहा कि उनका वही अंत होगा कि वो लकड़ियां भी इकट्ठी करके रख लें। ये अभी से नहीं हो रहा है ये अमीश, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान रहा है तो उसके सामने कोई बुरा इंसान रहा ही रहा है। हमारे पुराणों में ले लो या हमारे एपिक्स में ले लो, बुरे का हमेशा झगड़ा जो है वो अच्छे के साथ हुआ है, और ये ऐसे लोग होंगे, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका कोई दीनो ईमान नहीं है, ये सोचते हैं कि चंद पैसे ज्यादा कमा के शायद इनको शांति मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है इनको शांति? कैसे ये सुखी रह सकते हैं? मेरी बात तो ये समझ में आती नहीं है, जब दुनिया में इस तरह की महामारी छाई हुई है, जबकि लोग तड़प रहे हैं किसी किस्म की मदद के लिए, और ये इस तरह की धांधली कर रहे हैं, तो ये तो तुच्छ भी नहीं है। इनको तो तुच्छ कहना भी अच्छा ही होगा। इनकी तो जितनी बुराई की जाए वो कम है। बट हमको अपनी एनर्जी इन पर इसलिए नहीं वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लोग भी काम करने बिल्कुल वाले आपकी बात सही है कि इन पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नेम एंड शेम करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे नेता 100%। ईमानदार हो, अफसर ईमानदार हो, तो जनता को भी ईमानदार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत, ये तो 100% वही तो, वो तो हो ही रहा है ना। वो तो आज की डेट में अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो ये सड़क पे तो ये लोग आने नहीं चाहिए, लोग तो इनको ऐसे ही मार देंगे। तो बट बिल्कुल आपकी साथ बात है। हम चाहते हैं कि जो हम पर शासन करते हैं, जो हमारे जो नेता हैं या जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन हम में जितनी ज्यादा कमीनगी हो सकती है वो ठीक बिल्कुल है। सही। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको नेम शेम करना चाहिए, बट वक्त वैसा नहीं क्योंकि है। इस दौर में मैंने देखा, इस दौर में मैंने देखा, मैं अनुपम जी बिल्कुल फ्रैंक होकर इस बात को बोल रहा हूं, इस दौर में मैंने देखा लोग ये कह रहे थे, और कुछ लोगों ने मुझे भी सलाह दी, एक काम करिए, आपकी भी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो मंगवा ही लीजिए अपने यहां पर आप, क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है आजकल। अरे जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों मंगवाया जाए? पॉइंट नंबर 1। जब मेरी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हुई तब मैंने मंगवाया, और उसमें करीब करीब 4 दिन लगे, लेकिन 4 दिन तक मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ब्लॉक करके रखूं? और आप सोचिए, ऐसे कई लोग हैं जो दवाइयों को घर में की रसद तैयार करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है हमको हो जाए तो हम 20 लोगों की दवाइयां तैयार करके बैठ जाए। ये वाकई आप अपनी तैयारी करिए, लेकिन अपने परिवार तक सीमित रहिए, और 10 लोगों के लिए आप, हो सकता है उनको हो जाए, और उनकी दवाइयां भी आप अपने घरों में आकर आप बंद करके रख लेंगे, उसे बांटेंगे नहीं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं आज के युग में। क्योंकि आप तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, लोग तो मैंने सुना किसी नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हवा भर के लोगों को बेच रहे हैं। सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए हैं, छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने, ये होर्डिंग कर ली है। ये मेरे को तो इस तरह की मानसिकता समझ में नहीं आती। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, वो हॉस्पिटल से अभी उनको लगभग घर पे आए ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। हमने आज तक उनके लिए कोई इस तरह की चीज की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो देयर इज मेडिकल सिस्टम, जो डॉक्टर हैं हम वो समझेंगे सारी बात को। मगर मैं फिर बात को वापस उसी पर दोहराना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं
और उनको नेम और शेम करने के बाद आके निकल जाना चाहिए और अच्छाई की बातें करनी चाहिए। आज अच्छाई की बात करना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि अच्छाई जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा लोगों को वो बढ़ावा देती है कि आप अच्छा करो। हाँ, ये बुरे लोगों के बारे में इतनी एनर्जी, इतना सब ये वेस्ट करना कहीं कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो हैं, उनकी उनकी आत्मा उनको कचोटती नहीं है, तो हमने आज शुरू के मैंने 5 मिनट आपने मुझसे इस बारे में बात कर ली, कुमार विश्वास साहब के साथ आपने इस बारे में बात कर ली होगी, बट उनके पीछे पड़े रहना, ये ना मुझे शोभा देता है, ना आपको शोभा देता है, वरना हम अच्छी बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमको अच्छी बातें सुनने को मिलती नहीं है। जी अमीश, बिल्कुल अच्छी बातें सुनना है। मैं अभी नॉट बिकॉज़ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, देयर आर सो मेनी पीपल। मैं एक बनारस में एक श्रीमान जी हैं जो खाना देते हैं सबको मुफ्त। जी जी मैं उनके बारे में सुन के बड़ा प्रेरित हुआ। गुरुद्वारे में लोगों को खाना मिलता है मुफ्त, प्रेरित हुआ। लोग कभी-कभी वैसे ही फोन उठा के किसी से बात करके बोल देना, कैसे हो भाई? ये भी अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा अब मैं खेर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, अनुपम खेर फाउंडेशन जो कर रही है वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों की आप मदद नहीं कई बार कर पाते? क्योंकि प्रयास सबका होता है कि सबकी मदद की जाए, लेकिन कई बार हो पाता है कि उस तक नहीं पहुंच पाते या फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते। वो तो पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम बहुत बार, जब मेरे फादर बीमार चल रहे थे, तो मैं असहाय था उनको, वो तो बहुतों के साथ होता है। पॉसिबल ही नहीं है, जब सप्लाई डिमांड से कम हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मेरे मन का भाव जो है वो सत्य में से जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी जो उम्मीद है और मेरा जो पूरी जो प्रक्रिया है इस बात को करने की, अगर मैं सच्चा हूं अंदर से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर मैं ये कहूं कि मैं 10 लोगों को की जगह सिर्फ 8 की मदद कर सका और 10 की नहीं कर सका, और मैं इस बारे में असमर्थ हूं, तो इस दुख को लेकर मैं कहां जाऊंगा? जो जिनकी नहीं मदद हो सकती है उनकी कोई और मदद करेंगे, पर जिन ना करने से कुछ करना बहुत जरूरी है। 2 किस्म के लोग होते हैं अमीश, एक क्रिटिसाइजर्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। आई विल रादर बी ए डूअर देन ए क्रिटिसाइजर। एक दूर से बैठ के देखते हैं, अच्छा ये जैसे शादी में एक रिश्तेदार नहीं होता जिसको हर चीज से परेशानी होती है, जी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज से परेशानी होते हैं। अभी मैं हालांकि देखता नहीं जवाब वगैरह कि अरे इधर तुमने बस 2 ही वेंटिलेटर भेजे, बस क्या 3 ऑक्सीजन जो है वो आपने कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, बीमार तो ज्यादा होंगे। अरे मेरे पास ना एनर्जी है ना टाइम है ये सब सोचने का कि क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये गीता में सबसे लिखा बड़ी है। जरूरी है। आपको तो, आप इस दौर से गुजर चुके हो, मैं आपको फोन वोन करता था बीच में। आप मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी अभी मेरा फाउंडेशन क्या करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट, दैट हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा समझते हैं। बिकॉज जो मानसिक स्थिति जो है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को, उसको संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो देखिए इसलिए माय फाउंडेशन इज आल्सो गोइंग टू ये एंगेज विद बहुत सच बड़ा ये पीपल बहुत बड़ा एंड डू ये थिंग्स। बहुत ये मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने शायद उतने गंभीरता से सोचा नहीं है कि मानसिक रूप से लोगों की मदद कैसे करना है। ये मदद बहुत बड़ी मदद होगी और इस मदद से आप ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका थैंक यू। परिवार, खुद आपकी माताजी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था और आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपकी माताजी और आपके ब्रदर की जो फैमिली है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। जी 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 पॉजिटिव जी एनर्जी जी। कैसे रखते हैं आप लोग? अगर मैं जानना चाहूं तो खेर परिवार पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखता है? आप हो गए, आपके ब्रदर राजू खेर हो गए, आपकी माताजी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कैसे? क्योंकि दुख, मेरे दादाजी कहा करते थे, आप कितने सुखी और कितने दुखी हो सकते हैं ये सोचकर कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं, वो सोचकर आप दुख हो सकते हैं, लेकिन आपसे बुरे कितने लोग हैं या आपकी दयनीय स्थिति में कितने लोग हैं, आप उनको देखकर दुखी हो सकते हैं। तो मेरे से, जब मैं कमरे से बैठकर सड़क पर चलते हुए एक इंसान को देखता हूँ जो सड़क पे जा रहा है, जिसके पाँव में जूती नहीं है, जो सब्जी बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी हालत तो इससे बेटर है। जो मैं आज फोन उठाकर अमीश को या किसी को फोन करके कह सकता हूँ या किसी को कहता हूँ भैया कुछ भेज दो यहाँ पर, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ये अभी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा नहीं है, ये तब भी मैं स्टेट ऑफ माइंड था जब मेरे
जब हम बहुत गरीब थे, जब मैं शुरू में यहाँ आया था, क्योंकि आदमी को प्रगति मिलती है स्टेट ऑफ माइंड से। जी हम बहुत गरीब थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने जी कहा, बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो ये एटीट्यूड के साथ, ये मेरे घर वालों को इसका श्रेय जाता है, अपने आसपास के माहौल के इसको लोगों। मैं बुरे लोगों से बात ही नहीं करता हूं, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए उनकी। मैं फोन उठाता हूं जब मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसमें शुरुआत में लाइन ऐसी होगी, ऐसा हो गया, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं इस वजह से, क्योंकि अपने आप को आज के हालात में यू हैव टू। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑस्ट्रिच हूं, शुतुरमुर्ग की तरह जो देख नहीं रहा हूं। मुझे महसूस होता है किरण जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको डील कर रहे हैं बिकॉज। और इसके अलावा चारा क्या है? गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस अमीश, यू हैव टू कैरी ऑन विद लाइफ। जब मुझे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 12 साल पहले, मुझे लगता था मेरे बेस्ट फ्रेंड थे चले कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैं चला ही रहा हूं ना, मैं जिंदगी जी रहा हूं। हमारे अच्छे अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग चले गए। मेरी एक फ्रेंड थी सुजाता, वो चली गई, मेरे साथ फेस टाइम पे बात कर रही थी और उसके 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। उसने मुझसे कहा, आईसीयू से फोन करके उसने मुझसे कहा कि अनुपम गिव मी योर रीअश्योरिंग स्माइल। और मैं 500 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं। मैं आम जिंदगी में बहुत जेन्युइन तरीके से मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने हंसने की एक्टिंग की, लेकिन उस स्थिति में मैं सुजाता के लिए स्माइल कर ही नहीं सका। बट मैंने उसके घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा, आपके साथ स्माइल बांटूंगा, जो मैं उसे नहीं दे सका वो मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा। ऑप्टिमिज्म इज द ओनली वे टू लिव लाइफ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जो एक बड़ी की इंपॉर्टेंट बात किसी ने जी जी कही थी कि होप इज द हार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप एग्जिस्ट करेंगे मगर जिएंगे नहीं। रोज सुबह होती है, नेचर से हमने यही सीखा है कि कुछ भी हम कर लें, कितना हमने अन्याय किया हुआ है, अत्याचार किया हुआ नेचर पर, नेचर ने अपने आप को नहीं बदला है। वो फिर सुबह सूरज उगता है, फिर शाम होती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकलती है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स को, हमको ये सीखना है, क्योंकि अगर हमने होप छोड़ दी तो फिर तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। बड़ी बड़ी तो ये आपने बहुत बीच में इंपॉर्टेंट है। आपने किरण जी का एग्जाम्पल दिया। हम सब जानते हैं किरण जी थोड़ी बीमार हैं और वो लड़ाई को लड़ रही हैं, ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात है और पॉजिटिविटी इस समय यानी सकारात्मक सोच, क्योंकि हिंदी के व्यूअर्स हैं इस समय, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच जरूरी होती है, किस लिए जरूरी होती है ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? सांस लेनी चाहिए जी, खुश रहना सांस लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, योगा में सब लिखा है, जब आपका मन उदास हो पहले तो सांस लीजिए। जब आपके साथ सांस का अंतर्मेल हो जाता है, मैं इस समय आपको शायद ऐसा साउंड कर रहा हूं कि कोई मैं ऋषि मुनि टाइप बात कर रहा हूं, मगर मैं सांस को, बोलते हैं ना कि डोंट, व्हेन यू आर वेरी पैनिकी, ब्रीद। ब्रीद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर के रखो। मेरे दोस्त पड़ोसी हैं, मेरे अनिल कपूर, और दूसरे दोस्त हैं मेरे सतीश कौशिक, मैं उनसे बात करता हूं। उनको पता है कि हम एक दूसरे से पॉजिटिव बातें करेंगे। लोगों के बारे में सोचता हूं, अच्छी चीजों के बारे में सोचता हूं, अच्छे लोगों के बारे में सोचता हूं। किसी को उठाकर फोन करके उससे पूछता हूं, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, चलो कुछ अच्छी बात बताओ। या ये पॉजिटिव। और इसके अलावा चारा क्या है? सही बात है। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता, ऐसी तकलीफ नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। मैं डिप्रेशन का शिकार रह चुका हूं। बट यू हैव टू राइज, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, अपने लिए नहीं तो अगर किरण के लिए या सिकंदर के लिए या राजू के लिए या मेरी माँ के लिए, उनको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि जीवन एट द एंड ऑफ इट इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये सच है। एक बात मैं भी शेयर करना चाहता हूं, और मैं इसको बहुत दिल से शेयर करना चाहता हूं। मैं वीडियो वॉल की तरफ चलता हूं आपको इसको बताने के लिए। और अगर हम देखें तो कोरोना का ये दौर अपने साथ नकारात्मकता भी लाया है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खुद को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई आधी आप तभी जीत जाते हैं जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं।
यानी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आपकी सोच पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर रिपोर्ट नेगेटिव उसी वजह से आती है। लेकिन सकारात्मक के लिए जरूरी है कि हम अध्यात्म बहुत कारगर है। ऐसे में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कोरोना के इस काल में मैंने देखा और मुझे लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सब लोग महाबली संकट मोचक बजरंग बली को हनुमान चालीसा के जरिए याद करते हैं, अपने संकटों को हारते हैं, लेकिन उसमें हनुमान चालीसा के बारे में किस बारीकी से बताया गया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। that अभी spend 2 lines from हनुमान चालीसा which prove that अभी इस पैंडेमिक को हनुमान जी ही खत्म कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, मतलब जो हनुमान जी को याद करते हैं उनकी लाइफ से पेन और प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। द ऑब्वियस वन, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, मतलब जो हनुमान जी का नाम रिपीटेडली लेते हैं उनकी लाइफ से डिजीजेस और प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मतलब अपने मन से, अपने वर्ड से और अपने काम से जो हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी उन्हें सभी संकटों से बचाते हैं। नाउ से विद मी, जय बजरंग बली। आपको पता है हनुमान जी के पास कितने सुपर हीरोज के सुपर पावर्स हैं? मैं बताता हूं। हनुमान चालीसा में बोला गया है ही हैज अष्ट सिद्धीज, 8 सुपर पावर्स। अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, मतलब वो अपने बॉडी के साइज और वेट को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लाइक एंटमैन। प्राप्ति, मतलब हनुमान जी कहीं पे भी जा सकते हैं, आसमान में, पाताल में, पानी में, वो भी पवन से भी तेज, दैट्स सुपरमैन प्लस फ्लैश प्लस एक्वामैन। प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, मतलब हनुमान जी सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे के सारे लिविंग बींग्स को और मटीरियल थिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बोलो जय बजरंग बली। अनुपम खेर, ये आस्था की बात है, मतलब जो बजरंग बली साहब को, या बजरंग बली मैं तो बहुत मानता हूँ, ये मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बट ये हमारी आस्था है। कुछ लोग बिल्कुल अपनी आस्था को लेकर भी बढ़ सकते हैं, वो मन से जुड़ी बात है। ये इनकी, हालांकि ये मैंने भी देखा है कि वो सबसे बड़े सुपर हीरो हैं, बट अपनी अपनी आस्था की अपनी बात है कि आप किसको आस्था मानकर चलते हैं और किसकी और अपने आप को पॉजिटिविटी की आस्था से अपने आप जोड़ते हैं, या अपने आप को किन बातों से अपने आप को सकारात्मक, जैसे कि आपने कहा, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि काफी लोग मुझसे कहते हैं अरे जिसके घर में कोई चला गया उसको वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो देखिए, ये तो सामूहिक तौर पर, पूरे सांसारिक तौर पर यह विपदा अब आई है। क्या आपकी और मेरी जिंदगी में, या जो देखने वाले हैं शो को, क्या उनकी लाइफ में आज तक कोई विपदा आई नहीं है? मैं एक और वीडियो देख रहा था कि 1900 में पैदा हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, फिर विभाजन हुआ देश का, ये सब हुआ। वो रहे ना, उन्होंने जिंदगी जी ना। तो जिंदगी जीने, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था अभी कुमार विश्वास ने, कि जो सिपाही, मेरे दिमाग में भी आया था वो 3-4 दिन पहले, कि जो सिपाही लड़ रहा होता है, उसका कोई साथी के वाले को गोली लग जाती है, उसके पास अफसोस करने का टाइम नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है। सही बात। बट इस समय भी वही सिचुएशन है। जी अनुपम जी, पहली बार विपदा नहीं आई है, हाँ सामूहिक तौर पे आई है, और डर इस बात का है कि हम जानते नहीं कि है कौन। और कभी कभी गुस्सा निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रोष प्रकट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद आज के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष होगा। और अब वक्त है आर पार के निष्कर्ष का, यानी आज के इस कार्यक्रम के निष्कर्ष का। और मैं कहना चाहता हूं, जैसा गीता में लिखा है, कि तेरा कर्म करने का ही अधिकार है। उसका फल क्या मिलेगा इस पर तेरा कोई बस नहीं है। इसलिए तू कल की दृष्टि से कर्म मत कर, और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। यह गीता में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है। यानी इस वक्त अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को महंगे दामों पे बेच रहे हैं, दवाइयों को
महंगे दामों पे बेच रहे हैं, नकली दवाएं बेच रहे हैं, तो आप अपना कर्म गलत कर रहे हैं। इसका फल भी आपको अभी मिलेगा, यानी इसी जन्म में मिलेगा। नमस्कार, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।